हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी चौरसिया आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी विषय। हिंदी विषय के अंतर्गत पहला टॉपिक हिंदी वर्णमाला पर हमने डिस्कस कर लिया है। अगला टॉपिक आपका मैं लेती हूँ विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह महत्वपूर्ण क्यों है, हिंदी भाषा में इसका क्या महत्व है। हिंदी भाषा के अंतर्गत जब हम लिखते हैं तो कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिसे विराम चिन्ह कहा जाता है। अथवा हम कहें जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो सांस लेने के लिए जब हम रुकते हैं, उसको जब हम लिखित रूप प्रदान करें या वो हमारा लिखा जाए तो उसको विराम चिन्ह कहते हैं या विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है। अगला अगर हम बात करें तो विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है विश्राम अथवा ठहराव। आइए हम स्लाइड पे बात करते हैं। तो विराम का शाब्दिक अर्थ हमने क्या बताया आपको, विराम अथवा ठहराव। लेखन कार्य में भाव अथवा विचारों में ठहराव के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या होता है। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है, अर्थात विराम चिन्ह लगने से ही हम जब किसी भी पंक्ति या किसी भी लाइन को पढ़ते हैं तो उसके भाव को समझने में हमें सरलता या स्पष्टता देखने को मिलती है। अब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ये लाइन आप पढ़िए और देखिए, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे रोकने के लिए कहा जा रहा है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहेंगे कि जाने के लिए कहा जा रहा है। इसको पढ़ने के बाद कन्फ्यूजन में आ रहा है कि रोको मत जाने दो, रोकने के लिए कहा जा रहा है या जाने के लिए कहा जा रहा है, ये बात या भाव स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहीं पर अगर हम अल्प विराम या किसी भी विराम का प्रयोग कर लें, जैसे रोको, रोको मत जाने दो, यहाँ पर रोकने के लिए कहा जा रहा है, जाने के लिए मना किया जा रहा है। जबकि रोको मत जाने दो, रोको मत के बाद जो विराम चिन्ह का प्रयोग हमने किया है, इससे भाव ये निकल के आ रहा है कि रोको मत, रोको मत, रोकना नहीं है, जाने के लिए कहा जा रहा है, जाने दो, उनको रोको मत जाने दो। तो विराम चिन्ह का सही जगह प्रयोग ना करने से भाव में परिवर्तन आ गया, अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं। तो श्री कामता प्रसाद जी ने भी हमें ये बताया है कि हिंदी भाषा में कुल विराम चिन्हों की संख्या 20 है या 20 होते हैं। तो कामता प्रसाद जी कौन, हिंदी भाषा या हिंदी व्याकरण को सुव्यवस्थित ढंग से लिखने वाले प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं श्री कामता प्रसाद जी। इनके अनुसार पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य जितने भी विराम चिन्ह है वो अंग्रेजी भाषा से स्थानांतरित हुए हैं हिंदी भाषा में। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो आधुनिक हिंदी भाषा है जो हम इस टाइम पढ़ रहे हैं, पूर्ण विराम को छोड़कर जितने भी अन्य और विराम चिन्ह है वो हमारा अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है। तो 20 विराम चिन्ह को हम डिस्कस करेंगे। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, दूसरा है उपविराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धृढ़ चिन्ह या अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह जिसको हम संयोजक चिन्ह भी कह सकते हैं अथवा सामासिक चिन्ह भी कह सकते हैं। अगला है निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, विस्मरण चिन्ह जिसे हम हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह, लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, दीर्घ उच्चारण अथवा प्लुत चिन्ह, पुनरुक्त या अनुवृत्त चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह, रेखा चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह अथवा चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह। ये इतना चिन्ह है या प्रश्नवाचक चिन्ह है जो हमने 20 चिन्हों को आपको बता दिया है। तो पहला चिन्ह पूर्ण विराम, पूर्ण विराम के विषय में हम जानेंगे। तो पूर्ण विराम क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में, प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में या हम कोई भी लाइन जब पढ़ते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं, जब उसका भाव जहाँ पे समाप्त होता है वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
अथवा प्राचीन भाषा के पद्यों में, पद्यों की बात करें तो रामायण के अंतर्गत चौपाई अथवा दोहों में यति के स्थान पर, अब यति क्या है, तो यति का सिंपल सीधा सा मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं या बोलते हैं तो सांस लेने के लिए जब हम रुकते हैं तो साहित्य की भाषा में उसी को यति बोला गया है। तो यति के स्थान पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण हम लेते हैं, आपको समझ में आएगा। वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है एक लाइन है और इसका भाव समाप्त हो गया, वह बाजार जाता है। समाप्ति के बाद हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किए हैं। दूसरा है हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए, हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए, भाव समाप्त हुआ, तुरंत पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दोहा लिया गया है रघुकुल रीत सदा चली आई, एक लाइन समाप्त हुई, पूर्ण विराम चिन्ह। प्राण जाए पर वचन न जाए, दूसरी पंक्ति समाप्त होने पर दो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। उप विराम चिन्ह, दूसरा है आपका उप विराम चिन्ह। तो किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए अथवा लिखित संवाद में उप विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी शब्द की सीमा निर्धारण, बात करें जैसे आपको दिया गया विज्ञान, विज्ञान के ऊपर आपको निबंध लिखना है तो निबंध में आप लिख सकते हैं विज्ञान के विषय में। प्रस्तावना में आप लिखेंगे विज्ञान क्या है, इसकी लाभ क्या है, इसकी हानियां क्या हैं। वरदान के रूप में भी विज्ञान को आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है विज्ञान, विज्ञान एक वरदान है, ये उपविराम चिन्ह है। इसका मतलब ये है यहाँ पर सीमा निर्धारित कर दिया गया है कि वरदान, वरदान मतलब सिर्फ विज्ञान के लाभ के विषय में बात करनी है, ना तो यहाँ पे हानि के विषय में बात करनी है, ना ही विज्ञान के प्रस्तावना के विषय में बात करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्धविराम। अगला है आपका अर्धविराम। जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है अथवा दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में पूरा होता है, वहां अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम के स्थान पर अल्प विराम चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण देखेंगे, वह एक धूर्त व्यक्ति है, आपका ये है अर्धविराम, ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। पहले पंक्ति का जो भाव है वो दूसरे पंक्ति के अंतर्गत निहित है। वह एक धूर्त व्यक्ति है, ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। दोनों का जो भाव है एक दूसरे में निहित है, तो यहाँ पे भी अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। अल्प विराम चिन्ह को देखेंगे तो अल्प विराम का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। इसका प्रयोग कम ठहराव के लिए होता है। अल्प का मतलब ही होता है थोड़ा अथवा कम। जहां पे कम ठहराव की बात करें वहां पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित तरीके से किया जाता है या निम्नलिखित स्थान पर इसका प्रयोग होता है। पहला बात करें, जब वाक्य में दो से अधिक समान पद आए और उनमें संयोजक शब्द जैसे और, तथा, व आदि की गुंजाइश हो तो उस स्थान पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण लेते हैं, राम सुंदर, सुशील और दयालु थे। संयोजक चिन्ह की बात करें, हम कह सकते हैं राम क्या थे, सुंदर थे, और क्या थे, सुशील और दयालु थे। और ना लिख करके हमने समान पद की बात करें तो यहाँ पर राम के गुणों के विषय में बात की गई है। तो राम सुंदर थे और क्या थे, सुशील और क्या, दयालु थे। और ना लिख करके हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। दूसरा है, ऐसे दो वाक्यों के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो वहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया, ऐसे दो वाक्यों के बीच जहां पर पहले का भाव दूसरे पंक्ति में और दूसरे का पहले पंक्ति में निहित हो वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं और उसके स्थान पर अल्प विराम चिन्ह का भी प्रयोग होता है। उदाहरण लेकर के हम बात करेंगे, वह स्वभाव का शक्त है, कामा, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। कामा को इंग्लिश में कामा कहते हैं, उसी को हिंदी में
आपका अल्प विराम कहते हैं। वह स्वभाव का सख्त है अल्प विराम, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। पहले पंक्ति में जो भाव है वो दूसरी पंक्ति में निहित है और दूसरी पंक्ति का जो भाव है वो पहले पंक्ति में निहित है। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। तीसरा है, दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा व सर्वनाम के पहले और बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके विषय में जो सूचना देने वाला शब्द है ये क्या है? लंका का राजा। रावण एक विद्वान तो था लेकिन वो क्या था? लंका का राजा था। तो यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा, सुभाष जिनके विषय में मैंने तुम्हें कल बताया था, क्या है? एक अच्छा लेखक है। सुभाष एक अच्छा लेखक तो है, लेकिन कौन सुभाष? जिसके विषय में मैंने कल तुम्हें बताया था। यहाँ पर भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। चौथा, यदि वाक्य के बीच में कुछ शब्द जैसे पर, इसलिए, जो, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, यदि, क्योंकि, जिसमें तथापि प्रयोग होते हैं तो इन शब्दों के पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखेंगे, तुम्हारा घर दूर है, इसलिए शब्द आ गया, इसलिए के पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। मीरा जाना नहीं चाहती, तुम्हारा घर दूर है इसलिए मीरा जाना नहीं चाहती। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। पांचवा है, वाक्य के भीतर एक ही शब्दों को अलग करने में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राम ने आम, अमरूद, केले आदि खरीदे। एक ही प्रकार के शब्द बात करें, फल, आम एक फल है, अमरूद, केले आदि। आम, अमरूद, केले क्या है? फल हैं। आदि खरीदे किसने? राम ने। यहां पर भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला बात करें तो वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। वाक्य के उपवाक्य जैसे हवा चली और पानी बरसा और ओले भी गिरे और ना लिख करके हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करके भाव को अलग कर सकते हैं। अगला बात करें, समय सूचक शब्दों को अलग करने में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कल गुरुवार दिनांक 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होगी। कल गुरुवार, समय 20 मार्च से परीक्षा प्रारंभ होगी। तो समय सूचक जो शब्द हैं उनको अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे कर लिया गया है। अगला बात करेंगे, समान अधिकरण शब्दों के बीच में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। समान अधिकरण जैसे विदेहराज, वैसे ही वैदेही। विदेहराज की जो पुत्री थी, अल्प विराम क्या थी? वो राम की पत्नी थी। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन एक गिलास पानी दे दो। मोहन कहने के बाद थोड़ा सा ठहराव देखने को मिल रहा है। मोहन कमा एक गिलास पानी दे दो। ठीक, तो मोहन के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है थोड़े से ठहराव के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, पत्र में अभिवादन के लिए कमा सम्मान के साथ पूज्य पिताजी, भवदीह आदि के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पत्र में अभिवादन जहां आता है वहां पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सम्मान के साथ जैसे पूज्य पिताजी, वहां पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भवदी आदि के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगले स्लाइड पर बात करेंगे, कुछ शब्दों के स्थान पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन जहां जाता है बैठ जाता है। जैसे मोहन जहां जाता है, थोड़े से ठहराव के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मोहन जहां जाता है, प्रत्यक्ष कथनों के मुख्य कथन से पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, वैज्ञानिकों ने कहा पानी की बचत करनी चाहिए।
वैज्ञानिकों ने कहा, ये क्या है? प्रत्यक्ष कथन है। अल्प विराम, पानी की बचत करनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला, हाँ, बस, सचमुच, अच्छा जैसे शब्दों से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं, इन शब्दों के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण हम देखेंगे, बस इतनी सी बात थी, बस अल्प विराम कमा इतनी सी बात थी, हाँ मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहने के बाद जो थोड़ा सा ठहराव था, उसके लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। अगला बात करेंगे, दूसरा है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण हम देखेंगे, तुम कहाँ रहते हो। जो लाइन बोली गई है उसका भाव हम समझेंगे। अगर उस भाव से प्रश्न जैसी कुछ शब्द निकल के आ रहे हैं, कहाँ, कहाँ ये क्या है? प्रश्नवाचक शब्द हैं। तुम कहाँ रहते हो, हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो भाव जब समाप्त होगा तो वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसकी पुस्तक किसने ली, किसने आपका जो है क्या है, ये एक प्रश्नवाचक शब्द है, हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, उसकी पुस्तक किसने ली, तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है, एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हो और सभी एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हों, तब प्रत्येक उपवाक्य के अंत में अल्प विराम का प्रयोग करने के बाद सबसे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। गोविंद क्या करता है, कहाँ रहता है, यह तुम क्यों जानने के इच्छुक हो। पूरी लाइन आप पढ़िए, उसके बाद इसका भाव समझिए। गोविंद क्या करता है, कहाँ रहता है, यह तुम क्यों जानने के इच्छुक हो। क्यों तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है ही है, इसका भाव हम समझेंगे तब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो लास्ट में भाव समाप्त होने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे, प्रश्न के भाव वाले वाक्यों में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे तुम अभी तक पढ़ रहे हो, इसका भाव हमने क्या समझा, तुम अभी तक पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ क्या तुम अभी तक पढ़ रहे हो, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का लास्ट में प्रयोग करेंगे। अगला है, कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द होने पर भी वाक्य का भाव प्रश्नवाचक नहीं होता, ऐसी स्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते। जैसे राजीव ने मुझे बताया कि वह कल कहाँ गया था। हम जानते हैं कहाँ, कब, कैसे, क्या, ये प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन इस लाइन को पढ़ने के बाद इसका जो भाव है वो प्रश्नवाचक जैसे नहीं देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला बात करें तो विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक या विस्मय सूचक चिन्ह की बात करें, किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अथवा हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, वाह क्या सुंदर दृश्य है, वाह क्या सुंदर दृश्य है, यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हाय अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं, अरे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो, तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। तो हम देखते हैं वाह कितना सुंदर दृश्य है, क्या है, एक हर्ष का भाव, यहाँ पे हर्ष का भाव प्रस्फुटित हो रहा है, तो यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह भी जिसे कहते हैं। तो पहला है इकहरा अवतरण चिन्ह, जब किसी कवि का नाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो, तो वहां पर क्या करते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जिसे रामधारी सिंह दिनकर, कहीं कहीं पर केवल दिनकर लिखा रहता है, ये कवि का क्या है, उपनाम है। रामधारी सिंह दिनकर का जो उपनाम है केवल दिनकर है, तो वहां पर क्या करेंगे, सिंगल उद्धरण
चिन्ह का प्रयोग करेंगे। रामचरितमानस, रामचरितमानस क्या है? एक पुस्तक का नाम है। यहाँ पर भी क्या करेंगे? सिंगल या इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगली स्लाइड पे बात करेंगे। दोहरा उद्धरण या उद्धरण चिन्ह परिभाषाओं, प्रत्यक्ष कथनों, कहावतों, प्रसिद्ध पंक्तियों इत्यादि को लिखते समय दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण लेंगे, जैसे महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्मा। ये क्या है? एक प्रत्यक्ष कथन है। किसका? महावीर स्वामी जी का। महावीर ने क्या कहा कि अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा क्या है? एक अहिंसा ही परम धर्म है। अगला बात करेंगे योजक चिन्ह, जिसे हम संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व एवं तत्पुरुष समास में किसका प्रयोग करेंगे? संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुख दुख, सुख और दुख, माता पिता, माता और पिता, प्रेम और सागर। यहाँ पर दोनों को संयोजक चिन्ह के द्वारा डिनोट करते हैं, सुख और दुख। सुख दुख लिख सकते हैं। अगला बात करेंगे पुनरुक्त। पुनरुक्त शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्त मतलब होता है वो शब्द जो दो बार आए या पुनः आए। पात पात, एक बार आया फिर से पुनः आ गया। पात पात, डाल डाल, धीरे धीरे। पात और पात, डाल और डाल, धीरे और धीरे की जगह पे आप संयोजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे तुलनात्मक या तुलनावाचक, जैसे सा शी से के पहले योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भारत सा भाई, भरत सा भाई, भरत के जैसा भाई, या यशोदा शी माता, यशोदा के जैसी माता। यहाँ पे संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला बात करेंगे अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं और उनके अंशों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे 1/3, 2/3 या 1/4 आदि जैसे शब्दों के बीच क्या करेंगे? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विपरीतार्थक शब्दों में विपरीतार्थक शब्द जैसे लाभ हानि, रात दिन, सुबह शाम आदि जैसे शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सहचर शब्दों के बीच सहचर शब्द जैसे जनगण मन, तन मन धन या समझ बूझ के बीच संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त क्रियाओं में भी संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ना लिखना, नहाना धोना आदि क्या है? संयुक्त क्रिया है। खाना पीना, कारक के स्थान पर, कारक के हम जानते हैं कारक, कर्ता ने कर्म को करट से, ये सब क्या है? आपके कारक हैं। तो कारक के स्थान पर जैसे पद के भेद, पद भेद, रावण का वध, रावण वध, इसमें भी संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला बात करेंगे निर्देशक। निर्देशक चिन्ह, यह चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। योजक चिन्ह जैसे माता पिता के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवादों को लिखने के लिए, वाक्यों में किसी पद का विवरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मीरा तुम मेरे साथ घर चलोगी, मीरा तुम मेरे साथ घर चलोगी, ये क्या है? निर्देश दे रहा है। मीरा क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? शीला हाँ बिल्कुल। जैसे नोट संयोजक चिन्ह निर्देशक चिन्ह, उदाहरण के बाद भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इस चिन्ह का अर्थात विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखेंगे पुरुषार्थ 4 हैं, ये आपका क्या है? विवरण चिन्ह। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगला निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किस पर करनी है? ये आपका क्या है? विवरण चिन्ह। सर्वनाम की व्याख्या करनी है और विशेषण की व्याख्या करनी है।
अगला बात करेंगे कोष्टक चिन्ह। वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे शहर, शहर होते ही मजदूर निकल पड़े। शहर का शाब्दिक अर्थ होता है सुबह, तो सुबह को डिनोट करने के लिए हम कोष्टक में रख दिए हैं कि ताकि शहर का मतलब समझ में आ जाए। शहर का मतलब होता है सुबह, सुबह होते ही क्या हुए, मजदूर निकल पड़े। दूसरा है नाटक में पात्र के अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखेंगे मोहन खिन्न होकर मैं क्या करूं, मोहन मैं क्या करूं कैसे कर रहा है, खिन्न होकर। यहाँ पे भी कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला बात करेंगे विस्मरण चिन्ह, जिसे हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। लिखते समय यदि कुछ लिखने में छूट जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग कर उसके ऊपर उस शब्द का या वाक्यांश को लिख दिया जाता है। जैसे मुझे आज जाना है, यहाँ पे उदाहरण में लिखा है मुझे आज जाना है, लेकिन कहाँ जाना है ये हमने छोड़ दिया है। तो मुझे आज अजमेर जाना है, मुझे आज अजमेर जाना है। यहाँ पर मुझे आज अजमेर जाना है, अजमेर छूट गया। यहाँ नीचे ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत आपका माना जाएगा। ऐसे लिखेंगे इसे हंस पद। ये देखिए हंस के पद के आकार का है, इसलिए इसे हंस पद भी कहा जाता है। अगला बात करेंगे लाघव चिन्ह, जिसे संक्षेपण चिन्ह या संकेत चिन्ह भी कहते हैं। तो किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई बड़ा शब्द जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ को हम संक्षिप्त रूप में ऐसे लिखते हैं। उत्तर प्रदेश को इस प्रकार लिखा जाता है, हम जानते भी हैं। डॉक्टर की बात करें, जैसे लिखते हैं हम डॉक्टर, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं। ये आपका क्या हुआ, लाघव चिन्ह, इसको हम लाघव चिन्ह कहते हैं। अगला आपका क्या है, लोप चिन्ह। लिखते समय लेखक कुछ अंश छोड़ देता है तो उस छोड़े हुए अंश के स्थान पर यक्स यक्स या डैश डैश लगा देते हैं। उदाहरण देखेंगे सीमा ने कहा मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूं, किंतु सोचती हूं कि कहीं तुम डॉट डॉट छोड़ो जाने दो। यहां पर लोप, ये लोप चिन्ह है। यहां पर कुछ अर्थ निहित है जो आप भाव बाद में समझ लेंगे। अगला है दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह। हिंदी में प्लुत स्वरों के उच्चारण में या किसी को पुकारने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी को बुलाने, जैसे कोई बच्चा है रोहित, उसकी माँ उसे बुलाती है हे रोहित, तो इस समझ में आ गया। हिंदी में प्लुत स्वरों के उच्चारण में या किसी को पुकारने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं ओम, ओम लिखते हैं ना, तो ओम वहां पे ऐसे, ये इसको गुरु कहते हैं, ये गुरु चिन्ह है, लघु और गुरु, तो ये प्लुत चिन्ह है। इसमें ये त्रिमात्रिक होता है। अगला बात करेंगे पुनरुक्त चिन्ह या अनुवृत्त चिन्ह। जब ऊपर लिखी किसी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो तो उसके नीचे पुनः वही ना लिखकर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे श्री सोहन लाल, श्री गोविंद लाल, श्री न लिख करके यहाँ पे पुनरुक्त चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला बात करेंगे टीका सूचक चिन्ह। जब कोई शब्द किसी पैराग्राफ में होता है और यदि उस शब्द के बारे में कुछ अलग से सूचना देनी हो तो उस शब्द पर एक चिन्ह लगाया जाता है और उसी चिन्ह को पैराग्राफ से अलग लगाकर वो सूचना लिखी जाती है। ऐसा चिन्ह को क्या कहते हैं, टीका सूचक चिन्ह कह सकते हैं। अगला बात करेंगे रेखा चिन्ह। जिन शब्दों या वाक्यों के विषय में कुछ विशेष अवधारणा देनी होती है उसके नीचे रेखा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं एग्जाम में लिखा जाता है, कुछ पंक्ति दे दी जाती है, उसमें कुछ अंडरलाइन कर दिया जाता है, लिखा जाता है निम्नलिखित रेखा चिन्हों का व्याख्या कीजिए। कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, उसको रेखा चिन्ह के माध्यम से डिनोट करते हैं। उनका क्या करना रहता है, विवरण प्रस्तुत
करना या व्याख्या देना होता है। तुल्यता या समानता सूचक, क्षमता सूचक चिन्ह किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने वाले या समान मूल्य या मान का बोध कराने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भानु, ये तुल्यता चिन्ह। सूर, भानु का मतलब भी सूर होता है, सूर तो सूर ही है। या 1 रुपए को हम और किसके रूप में लिख सकते हैं? 100 पैसे के रूप में। 1 रुपए बात कहें या हम 100 पैसे कहें, बात एक ही हुई, दोनों क्या है? समान समान बातें हैं। अथवा चिन्ह या विकल्प चिन्ह, जब 2 या 2 से अधिक में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो उसे क्या कहते हैं? अथवा चिन्ह कहते हैं। जैसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवयित्री, ये आपका अथवा चिन्ह है। जैसे लिखते हैं सन ऑफ, डॉटर ऑफ, है ना, तो ये क्या है? आपका अथवा चिन्ह है। जो सदा रहने वाला है उसके लिए शाश्वत अथवा चिन्ह, सनातन या नित्य कह सकते हैं। बातें समझ में आई होंगी। इतश्री या समाप्ति चिन्ह, हम जानते हैं किसी चीज को प्रारंभ करने के लिए हम कहते हैं श्री गणेशाय, उसी को जब हम समाप्ति के लिए बात करेंगे तो उसको इतश्री कहते हैं या समाप्ति चिन्ह। किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये आपका क्या है? समाप्ति चिन्ह है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।